बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद मेरा शौहर मुझ पर लाखों खर्च करता था। वो रोज एक महंगा फैंसी सूट ले आता, मुझे खुद पहना देता और सख्ती से कहता कि ये सूट तुम दोबारा नहीं पहनोगी। मैं बहुत खुश थी कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन एक दिन जब मैं नहाने गई और गलती से अपनी कमीज को उल्टा करके देखा तो मेरी रूह कांप गई। दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं शौहर को कत्ल कर दूं, क्योंकि उसने मेरी। मैं तेजी से आगे बढ़ती बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो अजीब व गरीब सा शख्स कब से मेरे पीछे लगा था। एक तो शाम का फैलता अंधेरा, ऊपर से बूंदाबांदी माहौल को ज्यादा ही डरावना बना रही थी। चची की बात ठीक थी, मुझे अदनान के आने का इंतजार कर लेना चाहिए था, मगर वही मेरी जल्दबाजी की आदत हमेशा मुझे परेशानी में डाल देती। अपने आप को कोसती, दिल में हजारों खदशात लिए मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचने की फिक्र में थी। तभी वो बढ़ी हुई दाढ़ी वाला शख्स बिल्कुल मेरे करीब चला आया। बात सुने, उसने पीछे से मुझे पुकारा तो मेरे कदम मजीद तेज हो गए। रुकें तो सही, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं। इससे पहले कि मैं दौड़ लगा देती, मुझे अपने पीछे से उसकी ऊंची आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक कर रुक गई और मुड़कर गौर से उसका जायजा लेने लगी। अगर चोर उचक्का ना था तो इतनी देर से मेरे पीछे क्यों चला आ रहा था? ये आप जब उस दुकान पर से चली थी तो आपके पर्स से गिर गया था। उसने छोटा सा पाउच मेरी जाने बढ़ाया तो मैं फौरन पहचान गई। ओहो, ये कैसे गिर गया? मैंने लपक कर पाउच लिया। उसमें मेरे गोल्ड के छोटे से टॉप्स थे। मैंने एक गहरी नजर उस पर डालकर जल्दी से पाउच खोलकर देखा तो टिश्यू पेपर में लिपटे टॉप्स जूं के तू मौजूद थे। गालिबन जब मैंने अपने पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को दिए होंगे तो मेरे हाथ के साथ लगकर पाउच से बाहर चला आया होगा। तभी ये आदमी मेरे पीछे था और मैं न जाने इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। आपका बहुत शुक्रिया, मैंने जल्दी से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा तो उसने कंधे उचका दिए। कोई बात नहीं, वैसे मैं शक्ल से लगता हूंगा पर मैं चोर हूं नहीं। वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला तो मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे तसल्ली देते मैं फौरन आगे बढ़ गई, मुबादा उसकी नीयत सचमुच में ही खराब ना हो जाए। मेरा नाम साबिरा है। अपने नाम के बरक्स सब्र मुझ में सिरे से नापैद था। मुझे हर काम की इतनी जल्दी होती कि मैं जल्दी में काम खराब ही कर लेती। अम्मा कामों में मेरी फुर्तियां देखकर खुश भी होती। जो काम करने में अम्मा को 2 से 3 घंटे लगते, मुझे आधा घंटा भी ना लगता। मुझे काम शुरू करने से ज्यादा काम खत्म करने की जल्दी होती, इसीलिए मैं काम झटपट निपटा लेती। तुम बस जल्दी में काम किया करो, वैसे सब्र से काम लिया करो। अम्मा मेरी जल्दबाजियां देखकर मुझे ताकीद करती तो मेरे कान पर जू तक ना रेंगती। मैं घर में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन शादीशुदा, जबकि भाई अभी कुंवारा था। मेरे अब्बा वकील थे, जिनको काम तो ज्यादा ना मिलता पर वो किसी न किसी तरह अपनी दिहाड़ी लगा ही लिया करते। अब्बा को बातें भगाड़ने और दूसरों को बेवकूफ बनाने का हुनर खूब आता था। वैसे तो मैं ख्वाबों ख्यालों पर यकीन न रखती थी, मगर न जाने कैसे बहक गई और उस शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो गई जिसका मेरा बिल्कुल जोड़ ना था। मेरी मंगनी मेरे चचा के बेटे अदनान से तय थी। हमारे बीच कोई मोहब्बत का सिलसिला न था। ये मंगनी अभी कुछ अर्सा पहले ही तय हुई थी। मेरी चची के यहाँ कोई बेटी न थी, इसीलिए वो शुरू से ही मुझसे बहुत प्यार करती। उन्होंने मुझे अपने छोटे बेटे के लिए मांगा तो घर में किसी को एतराज ना हुआ। एतराज तो मुझे भी ना था। अदनान किसी सुपर स्टोर पर काम करता, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा था। चची को उम्मीद थी कि वो जल्द ही अपनी दुकान डाल लेगा। चची के घर में भी किसी चीज की कोई कमी न थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक यूसुफ मेरी जिंदगी में चला आया। सुनो, ये एड्रेस तो बताना किस तरफ पड़ता है? मुझे राह चलते किसी ने पुकार कर अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो मैं उसे देखते ही चौंक गई। उसके चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही तासुरात थे। ओह, आप ये एड्रेस यहीं का ही है ना? उसने मुझे फौरन ही पहचान लिया था। हाँ, ये तो हमारे घर का ही एड्रेस है, मैं बेसाख्तगी में कह गई तो वो चौंक गया। अगले ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसे अपने घर के मुतालिक नहीं बताना चाहिए था। क्या पता वो कौन था और क्या चाहता था। वो वही था जिसने मुझे मेरा पर्स वापस लौटाया था और मैं यही समझकर उससे भागती रही थी कि कहीं वो मेरा पीछा न कर रहा हो, और अब वो मेरे ही घर की तलाश में था। अच्छा, तो फिर बताएं किस तरफ जाना है? वो मुझे सोच में गुम देखकर पुरजोश होकर बोला तो मैंने चारों नाचार अपने घर की जानिब इशारा किया और उसे घर की जानिब ले गई। उसे असल में अब्बा से कोई काम था। वो अब्बा से अपना कोई केस लड़वाना चाहता था, इसीलिए हमारे घर का पता तलाश कर रहा था। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि वो अब्बा के जानने वालों में से है। अब यूसुफ मुझे अक्सर ही कहीं न कहीं नजर आ जाता। उसने अपना हुलिया भी पहले से बहुत बेहतर कर लिया था। कहाँ वो बड़ी हुई दाढ़ी के साथ कोई चोर उचक्का सा लगता था और कहाँ वो क्लीन शेव के साथ एक खूबसूरत और हैंडसम नौजवान के रूप में था। जब मैंने उसे बगैर दाढ़ी के देखा तो देखती ही रह गई। वो भला का खूबसूरत था और उसकी सुनहरी चमकती आंखें तो
जैसे उसकी दिलकशी में मजीद इजाफा कर देती थी। लेकिन मैं उसकी दिलकशी पर आशिक होने वाली न थी। मैं खुद भी खूबसूरती में किसी तौर कम न थी। चमकती हुई सफ़ेद रंगत और नीली आंखें मुझे बाकी लड़कियों से मुमताज करती थी। मेरी चची तो मेरी खूबसूरती पर ही फरीफ्ता थी, तभी तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी किया था। यूसुफ अक्सर राह चलते मुझसे बात कर लेता और मैं भी उसके सलाम दुआ का जवाब दे दिया करती। इस तरह हमारी इतनी वाकफियत तो हो ही गई थी कि कभी कभार थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती, मगर यूसुफ के अंदाज में एक खास नरमी और खुशगवारी थी जो मुझे मुतासिर कर चुकी थी। उसके बावजूद मैं दिल ही दिल में उससे बचने की कोशिश करती थी। मेरी कोशिश थी कि यह ताल्लुक ज्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि मेरा अदनान के साथ रिश्ता तय हो चुका था। अदनान सीधा साधा और मेहनती नौजवान था और मैं किसी भी सूरत उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। वैसे भी यह रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद से तय हुआ था और मैं अपने माँ बाप की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं खुद को यूसुफ से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन यूसुफ न जाने क्यों हर वक्त मेरी राह में आने की कोशिश करता। जैसे ही मैं घर से निकलती वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता। उसकी कोशिश होती कि वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा बात करे और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। एक दो बार उसने मुझे अपने साथ चाय पीने और आइसक्रीम खाने की पेशकश भी की थी, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि यह ताल्लुक इस हद तक बढ़े कि मैं उसके साथ बाहर घूमने चली जाऊं। मैं चाहती थी कि वो अपनी हद में रहे। वैसे भी वो अब्बा के ही जानने वाला था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई बात गलत रुख इख्तियार करे। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन एहतियात से काम ले रही थी, लेकिन यूसुफ की मुसलसल मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को अजीब कश्मकश में डाल दिया था। मैं घर से निकलकर चची के घर की तरफ बढ़ी ही थी, तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो हैरान हुई। उसे न जाने कैसे इल्म हो जाया करता था कि मैं घर से निकली हूँ। कैसी हैं आप? मुझे रुकते देखकर वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता मेरे करीब चला आया। मैं ठीक हूँ, आप क्या हमारी गली में ही मौजूद रहते हैं? मैंने भवें उचकाकर उस पर तंज किया, मगर वो मुस्कुरा दिया। बस यही समझ लें। कहाँ जा रही हैं आप? उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। अपने ससुराल जा रही हूँ। मैंने जानबूझकर जताया था ताकि अगर उसके दिलो दिमाग में मेरे मुतालिक कुछ चल रहा हो तो वो फौरन से पहले निकाल दे। क्या मतलब? वो हैरत से पूछने लगा। क्या मतलब क्या? चचा के घर जा रही हूँ, उनके बेटे से बात तय है मेरी। मैंने उसे तफसील समझाई तो उसने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। अच्छी बात है, मोहब्बत करती हूँ उससे। उसके उदास लहजे पर मुझे हंसी आ गई। बड़ों के फैसले से सब तय हुआ था और मोहब्बत का क्या है, वो तो वक्त के साथ हो ही जाती है। मैंने अपना दुपट्टा लहराकर एक अदा से कहा और आगे बढ़ गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब वो मेरे पीछे ना आएगा। मैं अपनी जिंदगी में मगन थी। अम्मा अब्बा शादी की तारीख पक्की करने का सोच रहे थे। मुझे भी कोई खास एतराज ना था। एक दिन एक हौलनाक खबर ने हम सबके होश उड़ा दिए। काम पर से आते हुए मेरे मंगेतर अदनान की मोटरसाइकिल ट्रक से इस बुरी तरह से टकराई कि वो कई फीट के फासले तक ट्रक के साथ घसीटता चला गया। हादसा इस कदर खतरनाक था कि उसका बचना किसी मुआवजे से कम न था। वो बच तो गया, मगर अपनी दोनों टांगों से हाथ धो बैठा। उसके माँ बाप पर तो सख्ता तारी था। वो उनका लाडला और उम्मीदों का इकलौता सहारा था। उसका बड़ा भाई तो कुछ अर्सा पहले ही चची से लड़ झगड़ कर अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया था। अब एक अदनान ही था जिस पर चचा चची की बाकी की जिंदगी मुनहसर थी, और वो भी उनको इतना बड़ा धचका लगा बैठा था। अम्मी अब्बू समेत सभी बेहद परेशान थे। अदनान को पेश आने वाला हादसा मामूली न था। किसी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार की टक्कर अदनान की मोटरसाइकिल को लगी तो वो अपनी बाइक पर काबू न रख सका और ट्रक से जा टकराया, और ट्रक में बाइक समेत ऐसा फंसा कि तेज रफ्तार ट्रक के साथ ही घिसटता चला गया। इस हादसे ने मुझ समेत कई लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। चचा चची जहां गम से निडाल थे, वहीं इस बात पर रब के शुक्रगुजार भी थे कि अदनान की जान तो बच गई। मैं अजीब कश्मकश का शिकार थी। अदनान को इस हाल में कबूल करना मेरे लिए आसान न था। वो खुद भी खुद को इस हालत में कबूल न कर रहा था। उसका मिजाज चंद दिनों में ही बेहद चिड़चिड़ा हो चुका था। अदनान के हादसे को कुछ वक्त गुजरा तो सबने ये हकीकत कबूल कर ली कि वो अपनी टांगों पर दोबारा नहीं चल सकता। उसके लिए एक माजूर की जिंदगी गुजारना किस्मत में लिखा जा चुका था, लेकिन घर बैठकर गुजारा करना भी मुमकिन न था। वो अपने वालिदैन का वाहिद कफील था, इसीलिए उसने हिम्मत बांधी और दोबारा से काम शुरू करने के लिए घर से निकल गया। अदनान का बड़ा भाई भी ये सब सुनकर वापस घर आया जरूर था, मगर उसकी चची के साथ सुलह ना हो सकी। उसके भाई की बीवी नहीं चाहती थी कि वो अपने घर की जिम्मेदारी दोबारा उठाए। वो चाहती थी कि वो दोनों मियाँ बीवी उनके मसाइल से दूर रहें। अदनान के भाई ने आकर महज रस्मी मुलाकात की और फिर खामोशी से चला गया। अदनान ने अपने वालिदैन को ऐसे हाल में तन्हा छोड़ने का
तस्वुर भी नहीं किया था। वो अब भी अपने स्टोर पर बैठकर काम कर सकता था, इसीलिए जल्दी उसने दोबारा स्टोर संभाल लिया। लेकिन हालात पहले जैसे न थे। इधर मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब कश्मकश जारी थी। मैं अदनान को इस हालत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे वालिदैन ने अदनान के साथ मेरा रिश्ता उस वक्त तय किया था जब वो एक सेहतमंद और मेहनती नौजवान था, लेकिन अब वो एक माजूर शख्स बन चुका था। मैंने अम्मा अब्बा को साफ साफ कह दिया कि मैं अदनान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो मेरी बात सुनकर ज्यादा हैरान न थे, मगर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। हम किस मुंह से इनकार करेंगे? तुम्हारे चचा चची को वो पहले ही सदमे में है, और वैसे भी अदनान अब भी कमा रहा है और एक शरीफ इंसान है। तुम एक बार सोचो तो सही, ये रिश्ता खत्म करने से पहले अपने फैसले पर गौर कर लो। अपनी मां की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने देवर देवरानी को खुश करने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है, और मैं अदनान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने साफ साफ अपनी बात दोहराई तो मेरी बात सुनकर अम्मा अब्बा दोनों खामोश हो गए। वो जानते थे कि मैं अपनी बात पर अटल हूं। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसी हालत में गुजारने के लिए तैयार नहीं थी जहां मेरा मुस्तकबिल एक माजूर के साथ महदूद होकर रह जाए। अदनान अब भी कमाने के काबिल था, लेकिन जिंदगी सिर्फ कमाने की हद तक महदूद नहीं होती। जिंदगी के कई मसाइल और जिम्मेदारियां होती हैं जिनमें हम सफर का साथ देना जरूरी होता है। मुझे यकीन था कि अदनान उन तमाम हालात में मेरा साथ नहीं दे सकेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे इनकार के बाद अब्बा ने बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर ली थी, शायद खानदान के मनफी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर शादी का कोई दबाव नहीं डाला। अम्मा ने भी बात को वक्ती तौर पर यह कहकर टाल दिया कि जब शादी का जिक्र होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल खामोश रहो और इस मामले को ज्यादा ना छेड़ो। अम्मा के अल्फाज तसल्ली बख्श जरूर थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो दिल से अदनान के हक में थी और मुझे कायल करने की कोशिश में थी। मैं समझी थी कि अदनान के साथ मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ और मुश्किल होगी, मगर शायद अम्मा अब्बा के दिल में यह ख्याल था कि वक्त के साथ मैं हालात को कबूल कर लूंगी। मुझे तसल्ली इस बात की थी कि अम्मा अब्बा ने मेरे फैसले को खामोशी से सुना था और मुझ पर कोई दबाव न डाला था। वो शायद खुद भी मेरी अदनान से शादी के हक में ना थे, सिर्फ रिश्तेदारी के दबाव में थे, लेकिन फिर भी मुझे यह खदशा था कि कहीं खानदान की रवायात और रिश्तों की मसलहत के तहत वो दबाव में आकर मुझे मजबूर न कर दें। ये मेरी जिंदगी थी और इसे जीने का हक सिर्फ मुझे था। मैं किसी के दबाव में आने वाली नहीं थी। आज तुम्हें कहीं बैठकर मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मेरे घर से निकलते ही वो न जाने कहां से आ गया था। दर हकीकत अब तो मैं खुद भी चाहती थी कि आज उसकी बात सुनूं। ये तो वाज़ेह था कि वो मुझ में दिलचस्पी रखता था और मैं भी ये बात जानती थी, लेकिन अपने मंगेतर अदनान के हादसे का शिकार होने के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि यूसुफ को एक मौका दूं और देखूं कि वो कहना क्या चाहता है। शायद यूसुफ मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। खानदान में से तो कोई मेरा हाथ थामने को तैयार ना होता, क्योंकि सबको मालूम था कि मैं अदनान की मंगेतर रही हूं। लेकिन अब अदनान के साथ शादी मुमकिन नहीं रही थी, इसीलिए मेरा दिल चाहता था कि यूसुफ को मौका दिया जाए। हम एक कैफे में जा बैठे। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पहली नजर से तुम्हारा दीवाना हूँ। मैं अपनी तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। उसने वही बात कही थी जो मैं पहले ही समझ चुकी थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनती रही। क्या बताती कि मैं खुद कितनी उलझन का शिकार थी। मैं उसे अदनान के बारे में भी नहीं बताना चाहती थी। अगर उसे पता चलता कि मैं अपने मंगेतर को सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ कि वो माजूर हो गया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। मेरे ख्वाबों की दुनिया एक बेहतर जिंदगी चाहती थी और अदनान के साथ शादी का मतलब अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना था। अगर मैं अदनान से शादी कर लेती तो शायद पूरी जिंदगी पछताती। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ख्यालों में गुम देखकर यूसुफ ने मुझे धीमे से पुकारा था। मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। मैं बस सोच रही थी, अम्मा से बात किए बगैर मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकती। मैंने वक्ती तौर पर उसे टाल दिया। वो मायूस होकर चला गया, लेकिन हकीकत यह थी कि मेरे दिल के किसी कोने में इस बात को कबूल करने की ख्वाहिश छुपी हुई थी। मैंने चंद ही दिनों में यूसुफ को मुस्बत इशारा दे दिया था। अम्मा और अब्बा से मैं एक बार मजीद बात कर चुकी थी। वो नीम रजामंद थे कि मेरी शादी अदनान के अलावा कहीं और हो जाए, मगर उनके पास कोई वाज़ेह रास्ता नहीं था कि रिश्ता कहाँ से ढूंढा जाए। मैं उनकी ये मुश्किल आसान करने वाली थी। मैंने यूसुफ को समझा दिया था कि वो अपने वालिदैन को रिश्ता देकर भेजे। हकीकत ये थी कि मैं यूसुफ की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार नहीं हुई थी, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसे कबूल कर लूँ। अगर अदनान हादसे का शिकार ना हुआ होता तो शायद मैं यूसुफ की मोहब्बत को जरूर जुटलाती। ये सच था कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा था,
मगर मैंने अपने कदम रोक लिए थे। अदनान की माजूरी ने सूरत हाल को बदल कर रख दिया था। मेरे ख्वाब एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी के थे, और माजूरी के साथ अदनान के साथ वो सब मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने दिल को सख्त किया और फैसला किया कि अपनी किस्मत किसी और के साथ आजमानी होगी। यूसुफ मेरे लिए एक मौका था, एक रास्ता जिसके जरिए मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती थी। मैंने दिल में यह तय कर लिया कि अब माजी को भूलकर एक नई शुरुआत करनी है, चाहे उसके लिए मुझे अपने जज्बात पर काबू ही क्यों न करना पड़े। यूसुफ अम्मा और अब्बा से मिलने अकेले ही आ गया था। उसे अकेला देखकर अम्मा अब्बा के साथ साथ मैं भी हैरान रह गई। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, मेरे रिश्तेदार जरूर है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं। मुझे मेरे वालिदैन के बाद एक करीबी अजीज ने पाला था, लेकिन उनके रवैये की वजह से मैं उनसे दूर रहना ही बेहतर समझता हूँ। यूसुफ की बात सुनकर अम्मा और अब्बा खामोश हो गए। मैं भी हैरत में मुब्तला थी, क्योंकि ये सब बातें मुझे पहले मालूम नहीं थी। मैं तो उसे एक नॉर्मल खानदान का फर्द समझती थी, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ निकली। बेटा, तुम्हारे वालिदैन या खानदान के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी जिंदगी की तफसीलात जानने की जरूरत थी, और अब यह सुनकर समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अम्मा ने बड़े मुनासिब तरीके से बात का आगाज किया था। मैं जानता हूं कि मेरा अकेला होना आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन आप मुझे अपना बेटा ही समझे। यूसुफ की बातों में खुलूस था, मगर अम्मा अब्बा अभी भी शक शुबहात में थे। यूसुफ कुछ देर में उठकर चला गया था, मगर अम्मा अब्बा के खदशात दूर ना हुए। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो कल को कोई मसला हो गया तो हम किससे बात करेंगे? ये खदशा हमें परेशान कर रहा है। अरे अम्मा, कुछ नहीं होगा। बाज औकात अपने ही गैरों से बदतर बन जाते हैं। यूसुफ एक अच्छा इंसान है, मैंने उसे पहचाना है, और मैं कभी लोगों के बारे में धोखा नहीं खाती। आप उस पर भरोसा करें। अदनान भी तुम्हारा अपना था, फिर भी किस्मत ने उसके साथ वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अम्मा ठंडी सांस भरकर बोली थी। उनका दिल अभी तक अदनान में ही अटका हुआ था। अम्मा, अदनान की कहानी किस्मत का खेल थी, लेकिन यूसुफ के साथ हमारी कहानी मुख्तलिफ हो सकती है। जिंदगी में कुछ फैसले करके अपने हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अम्मा और अब्बा को हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो यूसुफ के रिश्ते के लिए हाँ कर दें, ताकि खानदान में सबको ये पैगाम मिल जाए कि मेरा और अदनान का ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और खौफ खाया जा रहा था कि जब अदनान के घर वालों यानी चचा और चची को इस बात का इल्म होगा तो वो क्या करेंगे। उनका गुस्सा, उनकी बातें और खानदान में फैलने वाली चमगुइयां मेरे दिल को मुसलसल बेचैन कर रही थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि यह मामला जल्द अज जल्द निमट जाए, मेरी बेचैनी तो खत्म हो। अम्मा अब्बा को इस रिश्ते के लिए मनाना उतना आसान ना था। मुझे रोजाना ही उनसे बहस करना पड़ती, तब कहीं जाकर वो इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे। मैंने शुक्र का सांस लिया था कि बिलाखिर उन्होंने हिम्मत कर ही ली थी कि चचा और चची को रिश्ते के लिए इनकार कर सके। अम्मा और अब्बा ने खुद ही चचा और चची को इनकार का पैगाम भिजवा दिया था, और यह भी बता दिया था कि वो मेरा रिश्ता कहीं और करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है ये बात चचा और चची के लिए किसी धचके से कम न थी, मगर वो क्या कर सकते थे। उनके लिए एक छोटा सा सदमा था, क्योंकि वो पहले ही अदनान की माजूरी का बहुत बड़ा दुख सह चुके थे। अदनान की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। वो किस मुंह से मुझसे बात करता? जाहिर है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा था। इस हालत में वो खुद भी जानता था कि मुझे अपने साथ बांधे रखने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं दिल से उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, चचा और चची की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना आया, और ये खामोशी मेरे रिश्ते को तय करने में मददगार साबित हुई। उनकी तरफ से कोई एतराज ना था, ना ही कोई सवाल। अम्मा और अब्बा ने मेरी खुशी और ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार मेरा रिश्ता यूसुफ के साथ तय कर दिया। यूसुफ ने जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल की, और हमने एक छोटी सी तकरीब में निकाह किया, और वो मुझे अपने साथ ब्याह कर ले गया। यूसुफ के साथ जिंदगी की शुरुआत करते हुए मैं खुशी से ज्यादा उलझनों और खदशात का शिकार थी। एक तरफ अदनान को उसकी माजूरी के हाल में छोड़ाने का पछतावा था, जो दिल के किसी कोने में चुभ रहा था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की रंगीनियों के आगे उस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये डर भी था कि यूसुफ न जाने कैसा शौहर साबित होगा। मैंने उसे अच्छी तरह जाना भी नहीं था, और हकीकत यह थी कि अदनान की जिद और हालात के बायस मैंने यूसुफ का इंतखाब किया था। मुझे यूसुफ को समझने और उसके साथ खुद को मुतमईन करने के लिए वक्त दरकार था। यूसुफ मुझे अपने घर ले आया तो मैं हैरत में पड़ गई। उसका घर जदीद तर्ज पर बना हुआ साफ सुथरा था। उस घर ने मुझे वक्ती तौर पर खुशी दी, लेकिन मेरे अंदर मौजूद सवालात अभी खत्म नहीं हुए थे। मैं यूसुफ की हरकत और सकनात पर गहरी नजर रख रही थी। मैं जानना चाहती थी कि वो किस किस्म का इंसान है, और उसके साथ मेरी जिंदगी का सफर कैसा होगा। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि यूसुफ एक जिम्मेदार, ख्याल रखने वाला और समझदार शौहर है।
यूसुफ ने मेरी किसी बात में मुदाखलत नहीं की, ना ही मुझ पर किसी किस्म की पाबंदियां लगाने की कोशिश की। उसका रवैया मेरे साथ अच्छा था। वो सुलझा हुआ इंसान था। मुझे कभी कभार अपनी किस्मत पर यकीन न होता। यूसुफ के पास वो सब कुछ था जिसकी तमन्ना एक बीवी कर सकती थी। मैंने यूसुफ के साथ अपनी अमली जिंदगी का आगाज बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरे सारे खदशात और वहमात चंद दिनों में ही खत्म हो गए थे। मैं जो अपने किए गए फैसले पर अभी तक गौर खौस करने में ही मशगूल थी, अब जरा मुतमईन रहने लगी। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का बिल्कुल सही फैसला किया था और अपने आप को जज्बात की रूह में बहने से रोककर बहुत अच्छा कदम उठाया था, वगरना आज मैं शायद सर पकड़कर रो रही होती। यूसुफ के साथ ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे जिंदगी में दरकार था। एक दिन मैं अपने मामूल के कामों में बावर्ची खाने में मसरूफ थी। तभी दरवाजे पर आहट सुनकर मैंने फौरन पलटकर देखा। उमूमन ये यूसुफ के घर आने का वक्त तो न था। उस घर में मेरे और यूसुफ के अलावा कोई और न रहता था। मैंने फौरन पलटकर देखा तो यूसुफ को दरवाजे के बीचों बीच खड़े देखकर मैं कुछ हैरान हुई। दरवाजे पर खड़ा वो मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। अरे आप जल्दी आ गए? मैंने हैरत से पूछा। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। यूसुफ ने वो पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये मेरे लिए? मैं खुश होकर बोली और फौरन पैकेट खोलने लगी। अंदर एक निहायत खूबसूरत और कीमती सूट था। ये तो बहुत जबरदस्त है। मैं सूट देखकर खुशी से चीख पड़ी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यूसुफ की पसंद इतनी अच्छी हो सकती है। ये तो खास तुम्हारे लिए खरीदा है, आप जल्दी से पहन कर दिखाओ, यूसुफ ने कहा। तो मैं खुशी खुशी अपने कमरे में गई और सूट पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। ये इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसका रंग आतिशी गुलाबी था जो मेरा पसंदीदा था। मैं यूसुफ की पसंद की मुतारिफ हो गई थी। अब मैं तुम्हारे लिए रोज नए कपड़े लाया करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, हर कपड़ा सिर्फ एक बार पहनना है, दोबारा नहीं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना खूबसूरत सूट तो मैं बार बार पहनना चाहूंगी। मैंने दिल दिल में सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुम्हें हर बार नया लिबास मिलेगा, पुरानी चीजें भूल जाओ। मैं यूसुफ की इस बात पर हैरान थी, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ कहने के बजाय खामोशी इख्तियार की। यूसुफ की मोहब्बत में छुपी यह अजीब शर्त मुझे कुछ अजीब जरूर लग रही थी, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। यूसुफ की पसंद वाकई लाजवाब थी। मुझे उसके लाए हुए हर सूट पर दिल से खुशी होती। वो हमेशा मेरे लिए कीमती और महंगे तरीन सूट लाता, जिन्हें देखकर मैं दंग रह जाती। मगर एक अजीब बात थी कि वो हमेशा कहता कि ये सूट एक बार ही पहनना है, फिर उसे लटका देना और दोबारा इस्तेमाल न करना। उसकी ये बात मेरे लिए एक मुअम्मा बन गई थी। जब भी मैं कोई नया सूट पहनती, वो उसे अलमारी में लटका देता और मैं उसकी बातों का राज समझने की कोशिश करती। शुरू में उसकी इस अजीब आदत को मैं नजरअंदाज करती रही। मैं ये समझती थी कि वो सिर्फ मुझे खुश रखना चाहता है, कि वो मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहा है। वो मेरे लिए अपने पैसों में कोई कमी नहीं आने देता था। वो मुझ पर लाखों खर्च करता, हर दिन महंगा फैंसी जोड़ा मेरे लिए लेकर आता, लेकिन इसके बावजूद उसकी एक बार पहनने की शर्त मेरे दिमाग में गूंजती रहती। मैं थोड़ी थोड़ी परेशानी महसूस करने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे दिखाना चाहता था कि वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करता था। मैं भी उस पर दिलो जान से फिदा हो चुकी थी। मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करती, उसके लिए मजे मजे के खाने बनाती, उसकी पसंदीदा चीजों को तैयार करती। मुझे लगता था कि अगर मैं उसके लिए ये सब करूंगी तो उसको भी ये एहसास होगा कि मैं भी उस पर दिलो जान से फिदा थी। वो हर लम्हा मेरे लिए कुछ न कुछ खास करता था और मैं भी चाहती थी कि वो ये महसूस करे कि मैं भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी वो मुझसे करता था। यूसुफ, आप क्या काम करते हैं? एक दिन मैंने बातों बातों में उससे पूछा तो वो चौंक गया और हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? क्या काम करता हूँ? मतलब आपकी रोजी कमाने का जरिया क्या है? वो मुझ पर लाखों रुपए लुटाया करता और उसका घर भी देखकर ऐसा लगता था कि अभी चंद सालों पहले ही बनाया गया है, जबकि उसने मुझे खुद बताया था कि वो लावारिस था और उसके किसी रिश्तेदार ने उसको पाला था। ऐसी सूरत में मुझे नहीं मालूम कि उसके हाथ कौन सा कारून का खजाना लगा था कि वो मुझ पर रोजाना इतने रुपए खर्च कर दिया करता था। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल मेरे जहन में आना एक आम सी बात थी, मगर यूसुफ का रवैया देखकर मैं हैरान थी। उसका रद्द अमल कुछ अजीब था। तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। मुझे समझ ही ना आया कि मैंने क्या गलत पूछ लिया। मैंने तो सिर्फ ये जानना चाहा था कि वो क्या काम करता है, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं थी। उसने हमेशा कहा था कि उसने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। उसके रिश्तेदारों ने उसे पाला था, लेकिन उसके पास इतना पैसा कहां से आया था? क्या उसके माँ बाप उसके लिए ये सब कुछ छोड़कर गए थे?
मेरे जहन में कई सवालात थे और मैं चाहती थी कि उससे उन सवालात के जवाब मिले, मगर उसका जवाब इतने सर्द लहजे में आया कि मैं कुछ कह ही ना सकी। वो शायद मुझे ये बताना ही नहीं चाहता था, इसलिए मेरे लिए खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर था। मैं यूसुफ के रवैये से कुछ उलझन का शिकार तो हुई थी, मगर मैंने इस बात को ज्यादा कुरेदना मुनासिब न समझा। मैं नहीं चाहती थी कि अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा दूं, जहां मुझे सब कुछ मुयस्सर था। वो मेरा ख्याल रख रहा था और मेरी हर फरमाइश पूरी कर रहा था और मुझसे प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। इसके बाद अगर वो अपनी जिंदगी को राज में रखना चाहता था तो मुझे उसे कुरेदना नहीं चाहिए था। उसकी बात दुरुस्त थी। जब आप मिल रहे तो गुठलियों से मुझे क्या गर्ज थी। मैं अपनी जिंदगी में मगन रहने की कोशिश करने लगी, मगर फिर भी मेरे जहन में ये सवाल अटका सा रह जाता था, जिसको मैं परे धकेल देती। मैंने यूसुफ से शादी की थी तो मुझे भी कुछ कुर्बानी देने की जरूरत थी। ये सब कुछ मेरी पसंद और मर्जी से हुआ था। अम्मा अब्बा ने मेरे दबाव पर यूसुफ का रिश्ता कबूल किया था। इस सूरत में मुझे उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए था। मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं खामोशी इख्तियार कर लूं। वो रोजाना वैसे ही मेरे लिए नए से नए कपड़े ले आता और पुराने कपड़े को कुछ देर कमरे में लटके रहने के बाद वापस ले जाता। मुझे उसकी रूटीन से कोई फायदा न था। कभी कभार मैं सोचती कि शायद वो मेरे लिए किराए पर कपड़े ला रहा है और उसको वापस करना जरूरी हो, मगर फिर अपने जहन को खुद ही झटक देती, क्योंकि वो मेरी बाकी सारी फरमाइशें भी तो पूरी कर रहा था। घर में अच्छा खाना पीना था, मैं जिस चीज की भी फरमाइश करती वो जरूर पूरी कर देता। एक दिन जब यूसुफ मेरे लिए नए कपड़े लाया और मैं नहाने गई तो कमीज उतारते हुए उल्टी जानिब से मेरे हाथ से कोई सख्त सी चीज टकराई, जो यकीनन कपड़ा ना था। मैंने फौरन उस जगह पर चेक किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये तो छोटा सा कैमरा था, जिसको दोनों तरफ से धागे से कमीज के साथ सिलाई कर रखा था, जबकि उसका लेंस बिल्कुल वाज़ेह था। मैंने फौरन ही उसे धागे से निकालकर दूसरी जानिब से देखा तो हैरान रह गई। दूसरी जानिब भी लेंस लगा हुआ था, यानी कैमरा दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने जल्दी से वो नई कमीज खोलकर देखी जो अभी मेरे लिए लाया था। ठीक उसी जगह उस कमीज में भी कैमरा छुपाया गया था। कमीज 1-2 दिन कमरे में लटकी रहती थी। वो न जाने किस किस चीज की रिकॉर्डिंग कर चुका था। मैं परेशानी से अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये सब क्या हो रहा था? तभी तो लाखों रुपए कमा रहा था। ये किस कदर गलत था। मुझे अपने शौहर पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। उसने मेरी किस किस तरह की वीडियो बना ली थी, कपड़े तब्दील करने से लेकर नहाने और उसके साथ तन्हाई के पल गुजारने तक की रिकॉर्डिंग हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसको कत्ल कर दूं। वो मुझे कितना बड़ा धोखा देता आया था। उसने मेरी खूबसूरती को किस तरह कैश किया, मुझे अंदाजा तक ना होने पाया। यानी उसने मुझसे शादी भी इसीलिए की थी, और कहीं मेरे मंगेतर के हादसे के पीछे इसका ही हाथ तो नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैंने फौरन अपने जहन को झटक दिया, मगर सच तो ये था कि मेरे जहन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो बेहद खतरनाक आदमी था और न जाने उसके साथ और कौन कौन लोग मुलविस थे। मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। गलती करने की गुंजाइश न थी। मैं जोड़ा पहनकर बाहर आई तो वो पुरशौक नजरों से मुझे देखने लगा। आज उसकी नजरें मुझे जहर लग रही थी, मगर मैंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा दी। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अम्मी की तरफ हो आऊं। मैंने बात का आगाज किया तो वो चौंक गया। क्यों? वहां जाकर क्या करना है? वो हैरान होता बोला। जब से शादी हुई है मैं रहने के लिए नहीं गई। अब्बू को भी मौसमी बुखार ने घेर रखा है। मैंने बहाना लगाया, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया। मैं खुद ले जाऊंगा मिलवाने, तुम फिक्र मत करो। वो मुझे पकड़कर बिस्तर की जानिब ले गया। आज मुझे उसके वजूद के साथ साथ अपने वजूद से भी उलझन महसूस हो रही थी, मगर मैं मजबूर थी। मुझे जल्द अज जल्द इस मसले का हल सोचना था, जिसमें मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा न था कि अब्बा या किसी और को इस मसले में शामिल करूं। मैं अकेली उसका कुछ न बिगाड़ सकती थी। उसके घर से निकलते ही मैं भी निकल खड़ी हुई। मैंने बड़ी शर्मिंदगी के साथ अब्बा को सारी बात बताई थी। वो मेरी बात सुनकर सकते में रह गए। अब्बा चूंकि वकील थे, लिहाजा उनकी वाकफियत पुलिस के साथ थी और वही मेरी इस मसले से निकलने में मदद कर सकते थे। ठीक है, तुम घर वापस जाओ, उसे शक न होने पाए। मैं तब तक पुलिस से राब्ता करता हूं। अगर उसे शक हो गया तो वह आसानी से हाथ न लगेगा। अब्बा से बात करके मुझे बेहद तसल्ली हुई थी। मुझे हौसला हुआ था कि अब मैं अकेली न थी। मैं घर के मामूल के काम में मसरूफ हो गई थी। मैंने उसे कुछ भी महसूस न होने दिया और मामूल की रूटीन में मसरूफ रही, जबकि मेरा ध्यान दरवाजे की दस्तक पर लगा था। आधी रात को मैं बेचैनी से करवट पर करवट बदल रही थी, जबकि मेरा शौहर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं फौरन उठ बैठी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा था। ये इतनी रात को कौन आ गया? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। शायद मोहल्ले से कोई आया हो। मैं दरवाजे की जानिब बढ़ी तो उसने बाजू से पकड़कर मुझे रोक लिया।
1 मिनट रुक जाओ, दरवाज़ा मत खोलना। वो इधर उधर देखता बोला, जैसे भागने का कोई रास्ता सोच रहा हो। वो दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैंने अपना बाजू छुड़वाया और भागकर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी तवक्को के मुताबिक बाहर पुलिस मौजूद थी। उसने पुलिस को देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस ने आगे बढ़कर फौरन उसे दबोच लिया। किधर जा रहे थे सरकार? कुछ हमें भी खिदमत का मौका दें। पुलिस ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। यह भी पिछले ही साल तो किसी केस से बरी हुआ है, पुलिस ने अब्बा को देखते हुए कहा। हाँ, एक केस में मैंने भी इसकी मदद की थी, मगर वो तो महज चोरी का केस था और इसका कहना था कि ये बेकसूर था। पुलिस ने अच्छे तरीके से घर की तलाशी ली और कुछ जरूरी चीजें बरामद करके यूसुफ को और चीजों को अपने साथ ही ले गए। यूसुफ हैरत से मुझे तक रहा था। उसके तो फरिश्तों को भी खबर न थी कि इन सब चीजों के पीछे मेरा हाथ था। मैंने उसे कानों कान खबर ही न लगने दी थी। उसकी गहरी नजर मुझ पर जमी थी, जबकि मुझे उसकी नजर से डर लग रहा था। अगर वो जेल से छूट गया तो मुझे नुकसान पहुंचाने से बाज न आता। मगर अब मेरी कोशिश थी कि मैं उसके खिलाफ सारे सबूत फराहम कर दूं ताकि वो लंबे अरसे के लिए जेल में टिका रहे। पुलिस की तफ्तीश ने यूसुफ के बारे में जो इंकशाफात किए वो मुझे सख्त सदमे में मुब्तला कर गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस शख्स पर मैंने दिलो जान से एतबार किया था वो दरअसल एक झूठा और चालबाज था। पुलिस ने बताया कि यूसुफ मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था और दौलत कमाने के लिए वो कई घिनौनी हरकतें कर रहा था। इसके साथ साथ वो खूबसूरत लड़कियों की वीडियोस बनाकर उनकी गैर अखलाकी रिकॉर्डिंग बेचकर पैसा कमा रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि वो मुझसे पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसे ही ताल्लुकात कायम कर चुका था। उन लड़कियों की खूबसूरती को उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था और फिर उनका भी इस्तेहसाल किया था। मैं उन लड़कियों के बारे में सोचकर दिल में मजीद गम और गुस्से का शिकार हो गई। यूसुफ की हकीकत सामने आ चुकी थी और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं उसके जाल में फंस चुकी थी। मेरे लिए ये सब एक बुरी हकीकत थी जो लाखों रुपए वो मेरे ऊपर खर्च कर रहा था। दरअसल वो मेरी वीडियोस बनाने और उन्हें फरोख्त करने के लिए था। उसने मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे वादों और कीमती तोहफों से बहकाया था ताकि मैं उसके जाल में फंसूं और वो मेरी बेखबरी का फायदा उठा सके। उस वक्त मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी जल्दी उस पर एतमाद किया था। मैंने यूसुफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था और वो शख्स मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यूसुफ के जुर्म के तमाम पहलू एक के बाद एक सामने आ चुके थे और अब उसका अंजाम करीब था। अब्बा ने अपने तमाम वसाइल और ताल्लुकात इस्तेमाल करके उसको कानून की गिरफ्त से बचने का कोई मौका न दिया। ये एक संजीदा मामला था और यूसुफ के साथ साथ उसके गिरोह के दीगर अफराद भी गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। मुझे ये हकीकत भी पता चली कि यूसुफ का हाथ मेरे मंगेतर अदनान के एक्सीडेंट में था। यह जानकर मैं शदीद सदमे में थी। यूसुफ ने मुझे अपने जाल में इस तरह फंसा लिया था कि मैं उसकी हकीकत को जानने के बावजूद भी उसके बहकावे में आ गई। उसने जानबूझकर मेरे साथ खेल खेला था और मुझे अपने दाम में फंसाया था। जब उसको ये मालूम हुआ था कि मैं मंगनीशुदा हूं, तभी उसने अदनान की जान लेने का मंसूबा बनाया था। उसका मकसद यही था कि अदनान की मौत के बाद मैं किसी और से शादी तो करूंगी ही। किस्मत से अदनान की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन मैं फिर भी यूसुफ को मिल गई और अदनान को उस हालत में कबूल न कर सकी। अदनान के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी जिम्मेदार मैं ही थी। यूसुफ ने अपना जाल मेरे गिर्द ऐसे बुना था कि मैं उसमें फंसती ही चली गई। यूसुफ के साथ साथ मैं खुद को भी अदनान का मुजरिम मानने लगी, मगर पछतावे और नदामत के सिवा मैं क्या कर सकती थी। अदनान तो माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था और फिर मैं भी उसकी जिंदगी से निकल गई तो उसके पास जिंदगी में बचा ही क्या था। पूरे खानदान को मालूम हो गया था कि मुझ पर क्या बीती थी। वो सब जान चुके थे कि मुझे किस तरह फरेब और धोखा दिया गया था। मैंने तुम्हारे शर्मिंदगी के खुद को कमरे में कैद कर लिया था। ना मैं किसी से बात करती, ना ही घर से बाहर किसी से मिलती थी। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं खुद से भी शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। अम्मा और अब्बा ने उस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। वो जानते थे कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर अम्मा और अब्बा ना होते तो शायद मैं खुद को संभाल ना पाती। अपनी जिंदगी से हार कर शायद कुछ और ही कर बैठती, लेकिन उनकी मोहब्बत और हिमायत ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी थी। अब्बा ने ही मुझे यूसुफ से तलाक दिलवा दी थी। यूसुफ की तरफ से जो जुल्म और धोखा हुआ था वो अब मेरी जिंदगी के एक तारीख बाब की तरह था जिसे अब मैं पीछे छोड़ चुकी थी। यूसुफ को अदनान की जान को खतरे में डालने और उसे जिंदगी भर का रोक देने के जुर्म में सजा दी गई थी और उसको एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर अदनान को अदा करनी थी, जो उसने जल्द ही अदा कर दी। अदनान का इलाज शुरू हो चुका था। उसने मसनूई टांगे लगवाने का इरादा किया था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस इलाज का खर्चा उठा सकता। मसनूई टांगे होने के बावजूद जब अदनान अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसकी हालत देखने के काबिल थी। उसने एक नई जिंदगी का आगाज किया था और अपने रब का बेहद शुक्रगुजार था।
उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। वो अपने रब की मेहरबानी का शुक्र अदा कर रहा था। चचा और चची भी उसको अपने पैरों पर खड़ा देखकर बेहद खुश थे और उनकी खुशी में कोई कमी न थी। वो जानते थे कि अदनान ने इतनी तकलीफें झेलकर आखिरकार अपने कदमों पर खड़ा होने का हौसला पैदा किया था। वो एक बाहिम्मत नौजवान था जो माजूरी के वक्त भी अपने घर वालों का सहारा रहा था। मैं तो आज भी साबरा को अपनी ही बहू समझती हूँ। अब तो अदनान को भी टांगे लग गई हैं और वो साबरा के काबिल हो गया है। चची की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरी इद्दत पूरी होते ही वो एक बार फिर अदनान के लिए मेरा रिश्ता लिए चली आई थी। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। अब मैं अदनान के काबिल ना थी। मुझे चची के खुलूस पर कोई शक न था। वो बेगर्ज खातून थी जो शुरू से ही मुझसे मोहब्बत किया करती, मगर ये सब ठीक नहीं रहेगा। अब्बा भी कश्मकश का शिकार थे, लिहाजा उन्होंने मेरे दिल की बात कही थी। अरे भाई साहब, आप ऐसा मत सोचें। हमारे दिलों में आपके खिलाफ कोई बात नहीं और ना कभी आ सकती है। आपने उस वक्त सही फैसला किया था। अदनान भी यही चाहता था कि साबरा की शादी किसी सेहतमंद शख्स से हो। हम इतने खुदगर्ज न थे कि आप पर जोर डालते कि साबरा अदनान की ही दुल्हन बनेगी, मगर अब अदनान अपने पैरों पर खड़ा है। वैसे भी वो कमा रहा है और साबरा की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकता है। चाची ने पूरी तकरीर ही कर डाली थी। चाची ने अम्मा अब्बा को सोचने का मौका ही न दिया था और उनसे हाँ करवा कर ही दम लिया। हालांकि वो कश्मकश का शिकार थे। मैं अंदर बैठी सब सुन रही थी। चाची का सामना करने की मेरी हिम्मत न थी, मगर दिल चाह रहा था कि जाकर चाची के कदमों में बैठ जाऊं, क्योंकि उनकी इस सदमे की जिम्मेदार मैं ही थी और मैंने ही उनको ऐसे हालात में अकेला छोड़ दिया था। मगर ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे उस इंसान की साजिशों का बिल्कुल भी इल्म न था कि वो किस तरह मेरे पीछे पड़ा था और मुझसे क्या क्या फायदा उठाना चाहता था। मैं तो अपनी खूबसूरती के हाथों ही मारी गई। इससे अच्छा था कि मैं आम शक्ल सूरत की लड़की होती तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती जैसे उस शख्स ने कर दी थी। मेरे दिल से हमेशा उसके लिए बद्दुआ ही निकलती। मैं चाहती थी कि मैं उसकी सोचों से पीछा छुड़वा लूं, मगर जब भी मुझे उसका ख्याल आता तो मेरा खुफ़्फ़त और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल हो जाता। मैं हर उस लम्हे को कोसती जब वो मुझे गलियों में मिला करता था। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया था, मगर उस सबक के पीछे मैं अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। हम तुम्हारी चची को इस बार इनकार नहीं कर सके। उसने इतनी मोहब्बत से तुम्हारा हाथ मांगा कि इनकार करने की हिम्मत ही ना थी। अब्बा ने मेरा सामना होते ही मुझे कहा तो मैंने भी नजरें झुका दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।